दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। मैं रविकांत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं रवि पांडे आरसीएम के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों आज से एक नए एपिसोड की शुरुआत हम सभी लोग कर रहे हैं और ये एपिसोड है आज से प्रत्येक दिन सुबह में 7 बजे हम सभी लोग एक बेहतरीन पुस्तक के एक लेसन्स का हम लोग रोज़ विस्तृत जानकारी लेंगे और एक दूसरे से साझा करेंगे। जैसे किसी फेवरेट या किसी बड़े डायरेक्ट सेलिंग के सफल और कामयाब लेखक का जो पुस्तक होगा, उन पुस्तक के एक चैप्टर को हम लोग प्रतिदिन सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और उसको अपने जीवन में हम उतारेंगे। आज जिस पुस्तक की हम लोग विवेचना करने वाले हैं, जिस पुस्तक की जानकारी हम लोग लेने वाले हैं, जिस पुस्तक का प्रारंभ आज हम लोग करने वाले हैं, उस पुस्तक का नाम है लॉक्स एंड कीज़। ये वो पुस्तक है लॉक्स एंड कीज़ और इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो आरसीएम के ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर श्रीचंद अत्री एस अत्री सर हैं। एस अत्री सर के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि एस अत्री सर को पिछले 20 सालों से डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव है। इस बिज़नेस में डायरेक्ट सेलिंग व्यापार में जब वो आए थे तो वो हरियाणा गवर्नमेंट में राज्य सरकार के विभाग में टीचर थे, प्रोफेसर थे और वो वहाँ से पार्ट टाइम इस बिज़नेस को करना शुरू किए। उनको इस इंडस्ट्री का, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर और करियर समझ में आया, पार्ट टाइम करना शुरू किए और फिर उसके बाद धीरे धीरे करते हुए वो इस बिज़नेस में फुल टाइम आए। एक प्रोफेसर होने के नाते तमाम स्टूडेंट्स को उन्होंने करियर के बारे में जागरूक किया, सतर्क किया, उन्होंने फ्यूचर दिखाया, कामयाब बनाए बहुत सारे स्टूडेंट्स को। आज वो आरसीएम बिज़नेस में तमाम हमारे आप जैसे स्टूडेंट्स को कामयाब बनाने के लिए इस इंडस्ट्री में वो आए हैं। उनके द्वारा लिखित ये बुक्स है लॉक्स एंड कीज़। लॉक्स एंड कीज़ इन नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि लॉक्स यानी कि ताले, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने से पहले बहुत सारे लोगों के दिमाग में तमाम प्रकार के प्रश्न होते हैं, उसको इन्होंने लॉक्स का नाम दिया है। और अगर उसका उत्तर आपको मिल गया और आप इसमें काम करना शुरू कर दिए तो वो उत्तर जो है वो कीज़ है, लॉक्स एंड कीज़ इन नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों एस अत्री सर इस पुस्तक में लिखते हैं कि जैसे ही पता चला कि मेरी कामयाबी में रुकावट बाहर की दुनिया नहीं बल्कि हम खुद हैं, यानी कि राइटर लिखते हैं कि हम आप अगर जीवन में कामयाबी के राह पर आगे बढ़ रहे हों और बीच में अगर रुक जा रहे हैं तो वो रुकावटें बाहर से नहीं आती बल्कि वो रुकावटें हम खुद अपने अंदर पैदा करते हैं, जिसके वजह से हम कहीं न कहीं उस रास्ते पर रुक जाते हैं और कामयाब होने से पहले ही हम हिम्मत हार जाते हैं। इस पुस्तक में टोटल 11 लॉक लेखक ने लिखा है। 11 लॉक यानी कि 11 चैप्टर। वो कौन से 11 सवाल हैं जो कहीं न कहीं हमारे दिमाग में लॉक का काम करती हैं, ताले का काम करती हैं, जो हमारे दिमाग के दरवाजे को बंद कर देती हैं और हम कभी भी उस लॉक को खोल नहीं पाते और कामयाब हो नहीं पाते। लेखक इस बुक्स में उन 11 लॉक को कैसे ओपन किया जाए, कैसे उसका उत्तर ढूंढा जाए, इसके बारे में उन्होंने अपना जवाब दिए हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस बुक्स को लिखने के पीछे उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना क्या है इस बुक्स को लिखने से पहले। जो राइटर लिखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग एक सीधी बिक्री प्रणाली है। इसके बारे में बताने से पहले राइटर ने लिखा है कि बहुत सारे लॉक्स लोगों के मन में चलते हैं जिनका कीज़ अगर मिल जाए, उत्तर मिल जाए तो वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके इस इंडस्ट्री में कामयाब हो सकते हैं। सबसे पहले राइटर लिखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या। सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को हम समझते हैं। इस दुनिया में 2 तरीके का व्यापार करने का व्यवस्था होता है या 2 तरीके का सामान खरीदने का व्यवस्था होता है। एक होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जहाँ पे राइटर लिखते हैं इस किताब के अंदर कि एक कस्टमर पैसे अर्निंग करता है और पैसे अर्निंग करने के बाद
वो मार्केट से प्रोडक्ट परचेज करता है किसी न किसी शॉप से, और वो शॉप खरीदता है होलसेल से, होलसेल खरीदता है डीलर से, डीलर खरीदता है C&F से, और C&F खरीदता है कंपनी से। ट्रेडिशनल मार्केट में कंपनी से सामान बनते हुए कस्टमर तक पहुंचती है इस चेन सिस्टम के माध्यम से, और इस पुरानी परंपरागत बाजार व्यवस्था को बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। इस पुरानी बाजार व्यवस्था में कस्टमर सामान तो पैसे खर्च करके खरीद लेता है, लेकिन वो कस्टमर बीच वाले लोगों को के आमदनी का स्रोत होता है, लेकिन कस्टमर को कोई बेनिफिट नहीं होता। परंतु आज से सैकड़ों साल पहले अमेरिकन कंट्रीज़ में वहाँ के इकोनॉमिक्स जो थे, अर्थशास्त्रीय जो थे, उन लोगों ने इस पर विचार किया तो देखा कि कंज्यूमर का होना ज़रूरी है और मैन्युफैक्चरर का भी होना ज़रूरी है, लेकिन बीच वालों को निकाल के कंज्यूमर को डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से जोड़ दिया जाता है, तो उसे डायरेक्ट सेलिंग का नाम दिया जाता है, और धीरे धीरे वो सिस्टम इंडस्ट्री का रूप ले लिया, इसलिए आज इसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी कंज्यूमर अपने ज़रूरत की प्रोडक्टों को खरीदता है, परचेज करता है, परंतु वो यहाँ कंज्यूमर के नाते नहीं खरीदता, बल्कि यहाँ पार्टनर और डीलर के नाते खरीदता है। यहाँ पर वहाँ पर पुरानी बाजार व्यवस्था में कंज्यूमर बीच वालों के आय का स्रोत था, लेकिन इस नई बाजार व्यवस्था में, इस नई डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में कंज्यूमर पार्टनर के नाते परचेज करता है, और उसके परचेज करने से उसको खुद बिजनेस मिलता है, खुद प्रॉफिट होता है। तो जिस इंडस्ट्री की यहाँ चर्चा की गई है वो सेकंड नंबर वाली का ऑप्शन है, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की यहाँ पर चर्चा की गई है। यहाँ ट्रेडिशनल मार्केट की बातचीत नहीं की गई है। राइटर लिखते हैं कि जब हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के थ्रू सामान परचेज करते हैं तो हमारा सारा प्रॉफिट बिचौलियों के बीच में जो जाता था वो हमारा बच जाता है, और सीधी बिक्री प्रणाली यानी डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू एक कस्टमर परचेज करता है, इसलिए वो यहाँ पार्टनर बन जाता है, और टर्नओवर का सीधा फायदा कंज्यूमर्स के बीच में मिलना शुरू हो जाता है। जो बीच वालों को बंटता था वो कंज्यूमर्स के बीच में बंटने लगता है, और इस प्रकार कंज्यूमर डायरेक्ट सेलर बन जाता है। आगे राइटर लिखते हैं इस बुक में कि डायरेक्ट सेलिंग एक बदलाव है, सामान खरीदने के तरीके में एक परिवर्तन है। सामान खरीदने के तरीके में एक परिवर्तन है डायरेक्ट सेलिंग। इस व्यापार के बढ़ने से जहां ग्राहक को सही रेट में सामान मिलता है, सही क्वालिटी में सामान मिलता है, वहीं पर अगर ग्राहक के माध्यम से एक नेटवर्क बनता है, एक टीम तैयार होती है, तो उसके नेटवर्क के टर्नओवर का फ़ायदा भी बिचौलियों को न जा करके जो डायरेक्ट सेलर होता है उन लोगों के बीच में इसका बेनिफिट होता है, और इस तरीके से वो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के मालिक बनने की ओर एक आम ग्राहक अग्रसर हो जाता है। आज बहुत सी कंपनियां और बहुत से लोग इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे लोग इस सेक्टर में काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। कुछ सफल हैं, कुछ असफल हैं, कुछ बड़ा काम कर रहे हैं तो कुछ अभी शुरुआत कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस सेक्टर से जुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन उन कई सारे सवालों में उलझे हुए हैं, जिसको राइटर ने यहाँ पर लॉक्स का नाम दिया हुआ है। आगे देखते हैं कि मुद्दा ये नहीं है कि कितना बड़ा इंडस्ट्री है, मुद्दा ये है कि इतना बड़ा इंडस्ट्री होने के बावजूद भी लोगों को ये इंडस्ट्री समझ में क्यों नहीं आता। इसके पीछे राइटर चिंतित है कि आखिर इतना बड़ा इंडस्ट्री होने से के बावजूद भी लोग इसको समझ नहीं क्यों पाते, और आते भी हैं तो इसमें टिक क्यों नहीं पाते, चल क्यों नहीं पाते। राइटर लिखते हैं कि इस इंडस्ट्री में जो लोग आते हैं उनमें से कुछ लोग तो इस इंडस्ट्री से अपरिचित होते हैं, और कुछ लोग इस इंडस्ट्री को पहले से ही जान रहे होते हैं। इस इंडस्ट्री का कुछ लोग आधा अधूरा ज्ञान पहले से ही लिए होते हैं, वो परिचित होते हैं इस इंडस्ट्री से। तो पहले देखते हैं कि इस इंडस्ट्री में जो अपरिचित लोग आते हैं वो कौन होते हैं। राइटर लिखते हैं कि जो इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपरिचित लोग आते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक वो जो इस इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा जानते तो नहीं हैं, पर इस इंडस्ट्री के कामयाब लोगों से उनकी इनकम, उनकी पर्सनालिटी, उनकी लाइफ स्टाइल को देख करके बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और वो अपने आस पड़ोस के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के कामयाब लोगों को देख के वो ठान लेते हैं कि अगर हम भी इस बिज़नेस में जुड़ें और करें तो इस बिज़नेस में बड़ी कामयाबी और बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। वो एक ठान के आते हैं कि अगर हमें भी सही तरीके से बताया जाए, मैं भी नियमों का सही पालन करूं, मैं अपने पद प्रतिष्ठा का प्रयोग न करके इसको सही तरीके से सीखूं,
इसका विद्यार्थी बन के सीखूं तो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता हूं। ये वो लोग सोचते हैं जो इस बिजनेस में अपरिचित होते हैं और पहली बार आते हैं वो, और नो डाउट अगर वो सही विद्यार्थी बन के करते भी हैं तो वो इस इंडस्ट्री में बहुत बड़े लीडर बनते हैं और कामयाबी के शिखर तक पहुंचते हैं। लेकिन वहीं अपरिचित के श्रेणी में दूसरे ऐसे लोग होते हैं जो इस इंडस्ट्री से तो अनजान थे, पर आने के बाद यहाँ के जानकार लोगों से को अपनी राय देना शुरू कर देते हैं। इस इंडस्ट्री को जानते नहीं हैं, लेकिन चूंकि उनका पूर्व का टीचर हैं, अध्यापक हैं, या कोई बिजनेसमैन हैं, या कोई अच्छे जॉब में हैं, तो वो अपने पुराने अनुभव के आधार पे यहाँ के बड़े बड़े अनुभवी लीडरों को अपना राय देना शुरू कर देते हैं। राइटर लिखते हैं कि वो हर काम में टांग लड़ाने लगते हैं, अपने पद प्रतिष्ठा, योग्यता और अहंकार में वो लिप्त हो जाते हैं। उनको लगता है कि यहाँ के लीडर को वो अनुभव नहीं है जो अनुभव हम अपने जीवन में प्राप्त किए हैं। वो भूल जाते हैं कि ये इंडस्ट्री उनके लाइफ का नया इंडस्ट्री है और वो अपने पद प्रतिष्ठा का प्रयोग करने लगते हैं। खुद बदलने के बजाय दूसरे को बदलने लगते हैं, दूसरों की गलतियों को ढूंढने लगते हैं, दूसरे की तरफ उंगली उठाने लगते हैं, दूसरे की आदतों में बुराइयां खोजने लगते हैं। और इसमें ऊर्जा, क्षमता या उनके अंदर योग्यता, ऊर्जा या क्षमता की कोई कमी नहीं होती, लेकिन अपने पूर्व के अनुभवों को वो इस बिजनेस में संलिप्त करने लगते हैं, इस बिजनेस में वो डालने लगते हैं। और जिसका रिजल्ट होता है कि चूंकि उनका पूर्व का ज्ञान ट्रेडिशनल ज्ञान है और ये डायरेक्ट सेलिंग नया ज्ञान है, तो वो ट्रेडिशनल ज्ञान इस ज्ञान में फिट नहीं बैठ पाता और नतीजा वो असंतुष्ट हमेशा रहते हैं इस इंडस्ट्री से। और बाद में अगर सीनियर समझदारी पूर्वक उनको संभाल लिया तब तो ठीक है, नहीं तो बाद में फिर वो ट्रिप कर जाते हैं, ड्रॉप कर जाते हैं और वो इस इंडस्ट्री से बाहर चले जाते हैं और फिर वो अपनी क्षमता का वो प्रदर्शन नहीं कर पाते जो उनको करना चाहिए। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस इंडस्ट्री में आते तो हैं लेकिन परिचित होते हैं पहले से ही, वो इस इंडस्ट्री को जानते रहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं हाथ आजमाए होते हैं 2-4 साल, या 2-4-5 कंपनियों में करके फेल हो गए होते हैं। ये इस इंडस्ट्री के पुराने खिलाड़ी होते हैं। इन लोगों में भी 2 भाग होता है। पहला भाग उन लोगों का होता है जो इस इंडस्ट्री में आने के बाद अपने पुराने कंपनियों के अनुभवों को त्याग देते हैं। उनको लगता है कि अनुभव, भाई वो खिलाड़ी तो हैं लेकिन उनको ये मालूम होता है कि भैया यहाँ पर मेरा अनुभव चलने वाला नहीं है, मुझे यहाँ का सिस्टम समझना होगा। और वो अपने पुराने ज्ञानों को जीरो मान करके यहाँ के सीनियर्स से वो सीखते हैं, लगातार कंटिन्यू संपर्क में रहते हैं और ये सोच करके वो काम करते हैं कि 1 साल 2 साल अगर वो कस के मेहनत करके बड़ी कामयाबी कर लें, बड़ी कामयाबी हासिल कर लेंगे तो फिर पुराने अनुभवों का प्रयोग करके वो अपना सिक्का यहाँ पर जमा लेंगे। तो तब तक वो अपना दिमाग नहीं लगाते जब तक वो इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो जाते। लेकिन दूसरे तरीके के वो लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं जो पुराने कई कंपनियों का अनुभव उनके पास होता है और वो आते ही यहाँ पर उन कंपनियों का रूल फॉलो करना शुरू कर देते हैं, अपने ज्ञान का ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं कि मुझे इतने साल का ज्ञान है, मुझे इतने साल का ज्ञान है, मैं ये जानता हूँ, मेरे उस कंपनी में ये था वो था। और वो उस ज्ञान के आधार पे वर्तमान सिस्टम में कुछ दिन तो बहुत तेजी से चलते हैं, कुछ सफलताएं तो बहुत तेजी से हासिल कर लेते हैं, परंतु पुराने सिस्टम का जो ज्ञान है, जिस ज्ञान के वजह से वो वहाँ फेल हुए, उस फेल ज्ञान का प्रयोग वो यहाँ करना शुरू कर देते हैं और जिसके वजह से वो कुछ समय तक तो आगे निकलते हैं, लेकिन फिर बाद में वो अपने ज्ञान के अहंकार, ज्ञान के ईगो में वो बहने लगते हैं और वो ज्ञान का अहंकार और ईगो उनके कामयाबी में बाधा बनने लगता है। और क्योंकि उनके अंदर क्षमता तो है, लेकिन वो इस तरीके के अपने ज्ञान बांटने के चक्कर में वो धीरे धीरे इस बिजनेस से ड्रॉप हो जाते हैं। राइटर लिखते हैं कि वो लोग सीनियर को सुनने के बजाय सुनाने पर ध्यान देने लगते हैं, सिस्टम पर शक करना शुरू कर देते हैं और किसी सीनियर या सिस्टम को एडिफाई करने के बजाय खुद की कमियों को सिस्टम को शक करना शुरू कर देते हैं और किसी भी सीनियर या सिस्टम को एडिफाई करने के बजाय सिस्टम और सीनियर में ही वो शक करना शुरू कर देते हैं। अव्यावसायिक तरीके अपनाने की कोशिश करते हैं। निराशा उनके चेहरे पर साफ झलकने लगती है और ऐसे लोगों का बिजनेस
अपने पूर्व ज्ञान से तो थोड़ा तेज बढ़ा, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो डाउन होने लगता है। कुछ समझने और सीखने की बजाय मुझे सब आता है, मैं उस कंपनी में सब सीखा हूँ, ऐसे शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं और अपने टीम के साथ ही एक अजीब सा बर्ताव करना शुरू कर देते हैं। कुछ समय के बाद इधर उधर ताका झाकी करना शुरू कर देते हैं और ये आदतें और धारणाएं ही उनकी ताले हैं। वो पुराने धारणाएं, पुरानी आदतें, पुराने ज्ञान जो उस कंपनी में 4-5 जगह हाथ पांव मार करके उनको जो मिला, वही धारणाएं उनके लॉक्स हैं और उन्हीं लॉक्स का वो कीज नहीं खोज पाते वर्तमान सिस्टम में, वर्तमान कंपनी में या वर्तमान वर्क में, जिसके वजह से वो ताले उनके खोल नहीं पाते और धीरे धीरे उनकी मनोवृत्ति कमज़ोर होती जाती है, निगेटिव होते जाते हैं और सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। इसी प्रकार की धारणाएं इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए काम करने वाले लोगों में ही नहीं होती, बल्कि इस तरीके की धारणाएं हर इंडस्ट्री में लोगों को पाई जाती है कि वो अपने पूर्व के ज्ञान को उस इंडस्ट्री में थोपना चाहते हैं, जो कि ये संभवतः सही नहीं है। तो पूर्व की कंपनी में अगर आपकी धारणाएं इतनी मजबूत होती तो आप उस कंपनी में ही कामयाब हो गए होते। अतः वहाँ के लॉक्स को, वहाँ के तालों को यहाँ पर लगाने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। और अगर वो ताले हैं, वो लॉक्स है, तो उसके कीज़ को, उसके चाबी को खोजने का प्रयास करें। और उन सभी लॉक्स की कीज़ इस बुक्स में अवेलेबल है। प्रस्तावना में राइटर लिखते हैं कि उस व्यक्ति के लिए एक बड़ा अवसर हो सकता था यदि वह ढंग से सुना होता, यदि वह ढंग से भाषा का प्रयोग किया होता। दिमाग के सॉफ्टवेयर में पहले से ही फीड, जो पुरानी बातें उसके दिमाग के सॉफ्टवेयर में पहले से ही फीड था, उस सॉफ्टवेयर को अगर वो यहाँ आकर के अगर फॉर्मेट किया होता या एंटीवायरस डाला होता, तो जाहिर सी बात है वो धारणाएं इसको कभी भी फेल नहीं कर पाई होती। आगे राइटर लिखते हैं कि ये धारणाएं अपने आप नहीं बनती। उन कंपनियों में या पुरानी सिस्टम में वो जो कुछ देखे होते हैं, जो किए होते हैं, जो फेल हुए होते हैं, उन धारणाओं को ही वो अपने सॉफ्टवेयर में बहुत मजबूत बना लेते हैं। उन अनुभवों के आधार पर वो सॉफ्टवेयर तैयार होता है। सबसे ज़्यादा राइटर लिखते हैं कि सबसे ज़्यादा हैरानी तो तब होती है जब यह देखने में आता है कि लोग इन धारणाओं को पालने, पोसने और संजो कर अपने दिमाग में रखते हैं। यहाँ तक भी देखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति उनके सामने अपनी नई धारणाओं को लेकर के कुछ बताता है तो अपनी पुरानी धारणाओं के आधार पर टीका टिप्पणी करने लगते हैं। राइटर लिखते हैं कि बिना पूर्वाग्रहों के ये सामने वाले व्यक्ति को सुन लें। यदि ऐसे लोग बिना पुरानी धारणाओं को आगे लाए, अगर नए टेक्नोलॉजी, नए सिस्टम को अगर सीख लें, तो इस इंडस्ट्री के प्रति अपनी धारणाएं भी बदल लें, तो वो इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ी ऊंचाई और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। राइटर लिखते हैं कि मेरे नज़र में मान्यताएं, धारणाएं या आदतें वही लॉक्स हैं जो एक व्यक्ति को इस इंडस्ट्री में जुड़ने का निर्णय लेने में या इस इंडस्ट्री में काम करने का निर्णय लेने में बाधा बनी होती है। यदि इन लॉक्स की सही कीज या चाबी हमें मिल जाए या हम ढूंढ लें, तो कोई भी चुनौती किसी भी व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में कामयाब बना सकती है। कोई भी चुनौती उसको रोक नहीं सकती। किसी भी इंडस्ट्री में ये सारे लॉक्स, ये चुनौतियां किसी भी व्यक्ति को कामयाब होने से रोक नहीं सकती। दोस्तों, इन्हीं लॉक्स को खोलने के लिए, इन्हीं धारणाओं को ओपन करने के लिए ये पुस्तक बनाई गई है। ये पुस्तक कीज है उन सभी लॉक्स के, उन सभी सवालों के, उन सभी गलत धारणाओं के जो हमें जीवन में कामयाब होने से रोक रही है। जितने भी छोटे छोटे लॉक्स इस इंडस्ट्री में सफलता में रुकावट पैदा करने वाले होते हैं, उन तमाम लॉक्स का न केवल वर्णन इस पुस्तक में है, बल्कि उस सभी लॉक्स की कीज भी उस पुस्तक में है। इसीलिए इस पुस्तक का नाम रखा गया है लॉक्स एंड कीज इन नेटवर्क मार्केटिंग। राइटर लिखते हैं कि मेरा विश्वास है अगर हर व्यक्ति दिल से अगर इस पुस्तक को पढ़े तो वो अपने जीवन में सभी पुरानी धारणाओं को वो डिलीट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, फॉर्मेट कर देगा और नई धारणा के साथ वो इस इंडस्ट्री में बहुत बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है।
दोस्तों, प्रस्तावना से पता चलता है कि लेखक ने अपना बेहतरीन प्रयास किया है कि इस पुस्तक में दे सके, ताकि हम सब अपने जीवन में इस पुस्तक को पढ़ के बड़ी कामयाबी हासिल कर सकें। इस पुस्तक को आरसीएम के हमारे सिस्टम के जितने कोर लीडर हैं, 35 कोर लीडर, सभी लोगों ने इस पुस्तक को पढ़ा और अपने अपने टीम में प्रमोट किए हैं। ये पुस्तक वास्तव में आरसीएम बिजनेस में आपको बड़ी अचीवमेंट, बड़ी कामयाबी देने के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। ये पुस्तक आपको लाखों रुपए पर मंथ तक पहुंचा सकता है। दोस्तों, अगर ये पुस्तक आपको मिले तो आप लेकर के इसको पढ़िए, और अगर ये पुस्तक आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप रवि पांडे आरसीएम यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करके रोज सुबह 7 बजे इस पुस्तक को आप सुनिए। रवि पांडे आरसीएम पर इस पुस्तक के विचारों को आपके सामने रखा जाएगा। राइटर क्या कहना चाहते हैं उसको आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आप इस वीडियोस को देख लेंगे तो आपको पूरा डिटेल पता चल जाएगा कि इस पुस्तक में क्या है। और इस पुस्तक में टोटल 11 लॉक हैं, 11 चैप्टर हैं। हम लोग 11 दिन तक लगातार प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे इस पुस्तक के एक एक चैप्टर्स को हम लोग पढ़ेंगे। 11 दिन के बाद इस चैप्टर्स को ख़त्म होने के बाद फिर हम नेक्स्ट बुक्स को हम लोग उठाएंगे और उससे हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। कल हम लोग पुनः 7 बजे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को, इस लॉक्स एंड कीज़ इन नेटवर्क मार्केटिंग चैप्टर के इस प्रस्तावना के वीडियो को आप अपनी टीम में शेयर करिए, और रवि पांडे आरसीएम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करना ना भूलिए। और सबसे बड़ी बात कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हों तो लाइक ज़रूर करें, अपने टीम में शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ कल मिलते हैं सुबह 7 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय आरसीएम।